नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्हारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरिसन सिंह साहब। बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हुए हैं डेलीगेशंस को लेकर। बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल निकल कर आ रहा है। विदाउट गोइंग हेयरवायर, आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे जंप इनटू द टॉपिक। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी सर। गायत्री जी, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आपने अभी देखा होगा कि हमारे ही देश के अंदर में बहुत सारे लोग फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो लोग जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में तो आसिफ मुनीर एक बैंक्वेट डिनर में शहबाज शरीफ को एक पेंटिंग प्रेजेंट किया है विक्ट्री का। तो उस पेंटिंग का ये है कि वो एक चाइनीज मिसाइल फायरिंग का वो एक दृश्य है, पेंटिंग है। वो पेंटिंग भी उनकी चुराई हुई है। जैसे उनकी आइडेंटिटी, उनका अपना तो कुछ है नहीं। अरब आइडेंटिटी कभी ढूंढते हैं, कभी टर्किश आइडेंटिटी ढूंढते हैं, चाइनीज से अपना वजूद ढूंढते हैं, उनसे हथियार लेते हैं। तो पेंटिंग भी चुरा ली तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेंटिंग नो नो है। दूसरी बात, हमारे देश के लोग ये बात समझ लें कि अगर सरकार हार मान जाती और अगर वो कोई कार्रवाई करती इस हार के बाद आसिफ मुनीर के खिलाफ, तो ये समझ लें कि वो दैट वुड हैव बीन एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट बाय द गवर्नमेंट। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते कि ये डिफीट है तो फिर सरकार गिर जाती। सरकार गिर जाती तो मुल्क जो है वो टूट जाता, क्योंकि ऐसे ही हावी हैं बलूची और तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो बस बचने का एक ही रास्ता था कि इसको कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि कुछ इज्जत बच जाए। और इसलिए उसको फील्ड मार्शल बनाया और इससे इतने बेहुदे काम करवाए हैं ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने खास करके, कि ये लोग दोनों भाई इसके गिरफ्त में, आसिम मुनीर के। तो ये है दूसरी बात। एक जो लोग कह रहे हैं कि भाई विक्ट्री और डिफीट और आपने क्या किया। इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन सस्पेंडेड, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग। ठीक है, हमने ये भी कहा है कि सीज फायर है तो ये एक पॉज है, सीज फायर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इसमें भी कोई शक है कि हमने इस्लामाबाद के पास जीएचक्यू से केवल 10 किलोमीटर दूर हमने नूर खान एयरबेस को ठोका है। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को शक है तो वो अपने दिमाग का जांच करवा ले, और दिमाग से ज्यादा अपने डीएनए का जांच करवा ले। तो हमने तो इस्लामाबाद को स्ट्राइक किया। क्या आपको दिल्ली बैठे कोई ड्रोन मिला क्या? ये जो दिल्ली से ही ज्यादा ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ लोग जो है जिसको देशद्रोही लोग फिलहाल चुप है, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस्लामाबाद को तो हमने ठोका, पूरी दुनिया कह रही है, वो भी कह रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर से। क्या अभी ठुके हैं क्या उनके कोई ड्रोन या मिसाइल से? अगर ठुके हैं तो बताइए। ठीक है, तो ये क्या है मैडम, ये जो ये सारा कुछ ये चल रहा है, बाहर का तो छोड़िए, बाहर तो हमने भेजा है पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये अंदर के पाकिस्तान का क्या करें? ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती बन गई। लेकिन फिर भी अभी आज का जो टॉपिक है, मैं यही है कि भाई आखिर क्यों जरूरत पड़ी। पहले भी भेजते रहे हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब भी ऐसे कोई तनाव हुए हैं, वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रियन फोरम को तहत या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस फोरम, लेकिन इस स्केल पर हमने कभी नहीं किया। और आपको तो मालूम है कि हमने अ, करीब 32 क्रॉस पार्टी डेलीगेशंस, जिसमें कि आई थिंक 56 पार्लियामेंटेरियंस है, उनको उनको भेजा है।
तो आखिर ये भेजने की क्या जरूरत पड़ी हमको? भेजने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमने काउंटर टेररिज्म को लेके या काउंटर प्रॉक्सी वॉर को लेके जो पहले कभी नहीं किया था वो चीजें की। हमने पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, फिर 15 दिन हमने इंतजार किया कि शायद पाकिस्तान के बिहेवियर में कोई बदलाव आएगा। जब बदलाव नहीं आया तो हमने फिर कहा कि ठीक है, तुम्हारे जिहादियों को थोपते हैं। फिर लेकिन उनसे भी बदलाव नहीं आया, उन्होंने तो जवाबी कार्रवाई करने लगे। तो फिर हमने अपना एक नया एक अस्तर, एक वी वेंट सेवरल नॉचेस अप एंड वी स्ट्रक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम सकाडू इन गिलगिट बाल्टिस्तान राइट अप टू कराची। तो अब क्या है कि अब दुनिया ये सब चीज देख, दुनिया तो पढ़ रही है, दुनिया की इंटरेस्ट भी है और कुछ कंसर्न भी है, और वाजिब उनके कंसर्न है। कंसर्न ये है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। खबरें ये भी आ रही है कि इंडिया ने कुछ न्यूक्लियर ठिकाने भी ठोक दिए हैं। तो ऐसे में जब एक आप बिल्कुल एक आपने संस्कृति बदल दी पूरी, एक रिस्पांस की संस्कृति बोल दी, और आपने वॉरफेयर का एक नया पैराडाइम आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। वॉरफेयर के पैराडाइम का तो यहाँ है, अभी एक अमेरिकन एक बहुत रिस्पेक्टेड डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है कि भारत से हमको बहुत कुछ सीखना होगा कि जिस तरह की उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो टॉम हॉक मिसाइल्स है और बाकी हैं इतने कॉस्टली है ये, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि चीपर ऑप्शन से भी किस तरह से रिजल्ट्स को हासिल किया जा सकता है, और ये एक युद्ध का नया तरीका है। तो अब क्या है मैडम कि हमने एक नया बेंचमार्क, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बेंचमार्क as far as counter proxy war और counter terror is concerned। अब आगे अब जो भी कार्रवाई करेंगे वो उसी बेंचमार्क के तहत आपको जज किया जाएगा। तो अब जब इतनी बड़ी बदलाव आपके काउंटर टेरर स्ट्रेटजी में है, और आगे जो कि होके ही रहेगा, इट विल बी पुट इनटू आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। पाकिस्तान इतनी जल्दी तो जब तक कासिम मुनीर है वो बदलने वाला नहीं, उसके बाद भी तो हमको दुनिया को ये समझाने की बहुत जरूरत पड़ी, केवल ये समझाने के लिए नहीं कि हमने जो किया वो क्यों किया, हमको ये भी समझाने हैं जो आगे हम करने वाले हैं वो क्यों करेंगे हम, ताकि दुनिया जो है इसके लिए तैयार रहे। और इसमें हम न केवल डिसीजन मेकर्स यानी कि लीडर और जो सरकारी जो लोग हैं इन 32 कंट्रीज के, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। हमारा जो वहां के ओपिनियन मेकर्स, ओपिनियन क्रिएटर्स जो कि आज के दिन में बहुत अहमियत रखते हैं, उनसे भी ये इनका इंटरेक्शन होगा। क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया इतना एक्सपैंड कर गया है कि नैरेटिव बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके तहत वो एकेडमिया के लोगों से भी मिलेंगे, और वो मीडिया के लोगों से भी मिलेंगे, और थिंक टैंक ग्रुप्स इत्यादि उनसे भी ये करेंगे। और वो डिसीजन मेकर्स जो हैं के अलावा वो ये अपना काउंटर डॉक्ट्रिन के अलावा वो ये भी बताएंगे कि हमारे नए रेड लाइंस क्या है। अब हमारे नया रेड लाइंस है, हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस क्या है। आज शशि थरूर ने बोला है वहां के इंडियन डायस्पोरा को कि भाई ये तो परमिट किया नहीं जा सकता है कि ही वाज एड्रेसिंग द अमेरिकन डायस्पोरा, वो उन्होंने कहा कि ये तो और भी लोग वहां मौजूद थे कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इंडिया से कि मतलब आप कभी भी जब चाहे आए हिंदुस्तान में और आप कुछ भी टेरर करके चले जाए। तो इस तरह के सो इट इज टू क्रिएट अ न्यू नैरेटिव, और एक कि हमारे भाई लाल जो रेखाएं हमारे हम अब जो नए रेड लाइन है वो क्या है। तो ये दुनिया को ये बताना जरूरी है, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट एक्शन होगा, अगर प्रोवोकेशन हुआ तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा,
जो होगा उसके लिए भी तो दुनिया को प्रिपेयर करना है। वरना क्या था, आप थोड़ा-सा कुछ ये टॉक्स एंड टॉक्स क्यों चलते थे? वो इसलिए चलते थे कि दुनिया जैसी वो न्यूक्लियर वेपन का वो फ़ायदा उठाते थे। दुनिया आपको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बताती, कहते थे कि दुनिया में 3 ही 4 तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। एक कश्मीर है, इंडिया पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, एक रशिया कह रहा हूँ, ये इज़राइल, ईरान है। तो अब हमने वो एक बहुत बड़ा वो एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया उसमें, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नज़रिए में। एक बहुत बड़ा अगर मान लीजिए जब रशिया यूक्रेन में किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की, तो इंडिया पाकिस्तान में क्यों बात करेगा? अब आप कहेंगे कि यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास नहीं है, लेकिन दे वर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, द अमेरिकन्स एंड द यूरोप। तो वहां भी वही था, कंसर्न्स थे। तो इसलिए हमारे लिए ये 32 देशों में हमको ये भेजना बहुत जरूरी था। और दिस डज नॉट रिप्लेस, ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को ये रिप्लेस नहीं करता है, ये इनफैक्ट उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और आजकल की दुनिया में मैडम, ये जो डिप्लोमेसी जो है वो केवल बंद कमरों में नहीं होता है, वो खुले मैदान में। आप देखिए, जो ये मैंने कहा ना कि जो नैरेटिव्स बनते हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर कितने बनते हैं। और खुले मैदान की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो आज भी ट्रंप को जब भी कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट करना होता है, तो ही डजंट वेट फॉर ए समिट मीट और समथिंग की जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। अब वो व्हाइट हाउस में बैठेंगे और उसके बाद वो प्रेस रहेगी और फिर वो अपना स्टेटमेंट इशू करेंगे। नहीं, वो एक ट्वीट कर देता है। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ ए थिंग। तो इसलिए एक हम बिल्कुल नए एज में हम बिल्कुल नए एज में हैं। और उसका हमको आभास और उसका हमको वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट। तो वो भी उस तहत भी ये मोदी साहब का ये यही सोच था। और उन्होंने ये क्रॉस पार्टी डेलीगेशंस भेजे हैं। तो दूसरा क्या है मैडम कि देखिए, हम चुप तो नहीं रह सकते थे। आजकल की दुनिया में जैसे ही आप अगर चुप हो गए तो आपको लोग दोषी मानते हैं। अगर आपने एम्बिग्विटी पाला तो उसको मतलब वो दूसरों की चुप रहे, एम्बिग्विटी रखे तो दूसरे के नैरेटिव को लेजिटिमेसी ये मिल जाती है। तो इस मामले में हमको पाकिस्तान को तो काउंटर करना है। और वही मैं कहा ना कि वहां तो हम काउंटर कर सकते हैं, अंदर कैसे इनको हम काउंटर करें। जो ये कह रहे हैं कि भाई आज मैं एक टेलीविजन शो पे था तो कुछ दूसरे पार्टी के लोग जो ऑपोजिशन के कुछ लोग थे कि भाई ये अगर मोदी साहब तो ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहे हैं, जबकि कोई जश्न वश्न कुछ नहीं मनाया जाता रहा, इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। फिर भी तो किसी ने कहा कि भाई तो आप भी मनाइए। वो कहते कि नहीं तो हमको भी शामिल कीजिए। तो कहते आपको किसने रोका है मनाने से? लेकिन आप मनाना तो नहीं चाहते, आप तो अंदर अंदर कुड़ रहे हैं। यू आर फीलिंग जेलस। तो ये भी एक हकीकत है। और मैंने जैसा कहा कि देखिए, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का जो स्पेस है मैडम वो श्रिंक कर रहा है। ग्लोबल अटेंशन जो है वो ज्यादा अब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे है। जैसे कि मैंने ट्वीट किसी ने कर दिया या कोई अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक और बात है, और जिसके कारण ये भेजना जरूरी हुआ कि देखिए क्या है कि अभी 9/11 के बाद कुछ सालों तक तो दुनिया को कंसर्न था टेररिज्म को लेकर। वो फिर आईसिस का हुआ ये सब। लेकिन धीरे धीरे व्हाट हैज हैपेंड इज कि टेररिज्म जो है उसकी जो कंसर्न है वो घटती चली गई।
और उसके जगह आ गया है टेरिटरी, कि अब दुनिया में आप देखोगे टेररिज्म को लेके उतना वो अट्रैक्शन नहीं है जितना कि टेरिटरी को लेके है। और टेरिटरी की जब हम बात करें तो टेरिटरी फॉर व्हाट? ट्रंप ने तो साफ कर दिया ना कि भाई तुम हमको रेयर अर्थ का हमसे साइन कर लो डील, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, सो यू वांट टेरिटरी। अब आई मस्ट टेल यू दिस आल्सो दैट ये जो पूरा आप देख रहे हो कि ट्रंप ने अनाउंस किया, सीज फायर कहा और ये कहा, व्हाट ही हैज डन, उसने एक एक ट्वीट किया और उसने जियोपॉलिटिकल स्पेस रिक्लेम कर लिया चाइना से। जो चाइना का जियोपॉलिटिकल स्पेस था वो ले लिया उससे कि तुम नहीं मैटर करते हो, मैं मैटर करता हूं यहाँ पे। ऊपर से वो आईएमएफ का लोन भी 100 मिलियन का दिलवा दिया कि देखो तुम नहीं मैटर करते हो, हम करते। सो व्हाट ही हैज डन इज ही हैज आल्सो रिक्लेम्ड द जियोपॉलिटिकल स्पेस। कृपया इसको इस नजरिए से देखिए, कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है, कि सुबह 7:30 बजे उठ के सीधे वो पहला चीज कोई इस तरीके से ट्वीट। सो व्हाट द अमेरिकन हैव डन इज दैट दे हैव रिक्लेम्ड द जियोपॉलिटिकल स्पेस फ्रॉम चाइना। और इस पूरे, अगर आप इस पूरे द्वंद में या पूरे आप कॉन्फ्लिक्ट में आप एक चीज देखोगे कि चाइनीज लुक्ड हेल्पलेस। चाइनीज बिल्कुल हेल्पलेस दिख रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये एंगल है मैडम, और दुनिया भर में आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके है। जो आप अराकान आर्मी को देख रहे हो वो भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को है। ठान लिया है अमेरिकन ने ये नहीं होने देना है। उसी तरह से उन्होंने ठान लिया है कि चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा। इसीलिए यूनिस को तो पहले बैठाया था, इसीलिए अब यूनिस भाई को फिर चाइनीज ने कहा कि भाई तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको भी दे देते हैं लाल मुनीर हाट को। तो ना इधर का रहा है ना उधर का रह गया है। बट ये जो पूरा आप देख रहे हो ये इट इज ऑल ये कि चाइना चाइना को म्यांमार के ये जो चॉकफू पोर्ट पे जो आके जो प्रेजेंस हुआ है और वहां से जो पाइपलाइंस वगैरह के वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को फोल्ड अप करना है। और उसी तरीके से आपको बताया मैंने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान अगर टूट भी जाए तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है, और वही होगा। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ही तहत टूटेगा। इन इट इज बेल्ट रोड इनिशिएटिव एज अ होल, कि भाई तुमको हम ये दुनिया में ऐसे हम फैलने नहीं देंगे इतनी आसानी से। कंटेस्ट होंगे, बहुत जबरदस्त कंटेस्ट होंगे। उसमें जो कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या म्यांमार हो या जो भी जितने भी कंट्रीज हैं, दे विल बी यूज्ड एज पॉन्स इन दिस कंटेस्ट। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए 9 अप्रैल को 10 अप्रैल की रात में हमने ठोका था इनको, लेकिन उसके जस्ट एक महीना पहले 9 अप्रैल को एरिक मेयर, who is the US head of the US Bureau of South and Central Asia, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। और एक वहां पे एक फोरम ऑर्गेनाइज होती है हर साल, पाक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, उसमें हिस्सा लिया। एरिक मेयर ना केवल शहबाज शरीफ से मिले, वो आसिम मुनीर से भी मिले। अब आप बताओ कि आसिम मुनीर का क्या लेना देना है मिनरल से? ठीक है ना मैडम? तो उसके बाद से उसने ये अब क्या है कि वहां पे पाकिस्तान में जहां तक क्रिटिकल मिनरल्स का सवाल है, तो कॉपर और कॉपर गोल्ड लिथियम उसका बहुत बड़ा
करीब एज पर वन एस्टिमेट $6 ट्रिलियन का उनके पास रिजर्व्स है। और ये जब उनकी मुलाकात होती है, उसके तुरंत बाद, दिस ऑल हैपनिंग इन अप्रैल, एक और कांग्रेशनल डेलीगेशन आती है पाकिस्तान में, और वो कांग्रेशनल डेलीगेशन का भी मुख्य एजेंडा यही था, क्रिटिकल मिनरल्स। और उसके बाद से जो मार्को रूबियो है, ही हैड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद इशाक डर, अगेन अगेन रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। अब जो वहां के रिकोदिक माइंस हैं, वहां पे 54 बिलियन पाउंड्स का कहते हैं कॉपर है, और 41 मिलियन आउंस गोल्ड है। इस तरीका से, मतलब मैं आपको एक फिगर्स दे रहा हूं। और ये आज की दुनिया में आपने देखा, व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस इज, कि आपने देखा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर, और खास करके हमारा जो अभी ये 5-6 दिन का जो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट जो हमने उनको सॉरी ठोका, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कॉपर पे ही निर्भर करता है। और कॉपर स्मेल्टिंग में एक तरह से चाइना का जो शेयर है 44%, इट इज ह्यूज। और रेयर अर्थ माइनिंग में चाइना का जो शेयर है वो है 69%। अब ये अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का मॉडर्न ऑयल है, मतलब जो कि पूरे इसको दुनिया को वो चला रहा है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाने वाला है, तो नॉट कुछ जो मैप्स जो है वो रिड्रॉ होंगे। जैसे जब तेल निकला, तो पूरा जो मिडिल ईस्ट का मैप है उन्होंने एकदम स्ट्रेट लाइंस खींच दिया था, दिस ऑल दिस कॉलोनियल पावर्स। और उसके बाद भी मैप रिड्रॉ होते रहे। इराक और उसकी कुवैत की लड़ाई हुई थी, वही उसी के तहत, उसी तरह से वॉशिंगटन जो है, ये इसको मैप को रिड्रॉ कर रहा है रेयर अर्थ और कॉपर को लेके। और यहाँ पे क्या है कि जो यूएस और पाकिस्तान का जो इसमें ये होगा, जो मिनरल का, वो बहुत जियो स्ट्रेटेजिक नेचर का ये होगा। तो अभी क्या है कि बलूचिस्तान में तो चाइना डोमिनेंट प्लेयर है, एज फार एज दिस क्रिटिकल मिनरल्स आर कंसर्न, दैट इज रेयर अर्थ एंड कॉपर एंड ऑल। उसको अमेरिकन्स उसको सप्लांट करना चाहते हैं। पाकिस्तान का क्या कैलकुलेशन है कि अभी वो अटैक्स हो रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, जो जहां माइनिंग में है चाइनीज, उन पर हमले हो रहे हैं। 2018 के बाद हमले बहुत तेज हो गए हैं। और इतने तेज हो गए हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब बिल्कुल डोल्ड्रम्स में है। एक तरफ से देयर इज सो मच ऑफ इंस्टेबिलिटी इन दैट एरिया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। ये पूरा जो उछाल आया है बलूचिस्तान के उसमें, दैट इज बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी में, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द चाइनीज। चाइनीज को वो टारगेट कर रहे हैं। चाइनीज के आने से वो एरिया और मिलिटराइज हो गया है। तो ऐसे हालात में द अमेरिकन नो कि उनको करना क्या है और किस तरीके से वो तो हासिल करके रहेंगे। मतलब यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स है, दे कांट, मैदान तो वो चाइना के लिए वो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और उसके जो कान मुत्तकी आमिर खान मुत्तकी, वो मिला और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, हमको भी इधर इधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तुम्हारे तरफ भी लाने में हमको मदद करो, तुम्हारी भी मतलब उससे तुम्हारा भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सो दिस व्हाट हैज हैपेंड। सो दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट। बट द बॉटम लाइन इज कि देखिए वहां पे ये अमेरिकन्स का एक ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है
और उसको और चाइनीज का इंटरेस्ट है और ऑब्वियसली पाकिस्तान का कि किस तरह ये जो बलूची जो ग्रुप्स हैं उनको किस तरीके से उन पर काबू पाया जाए। तो आज का मैं सुन रहा था कि कहीं कि इस्लामिक स्टेट खोरासान को उन्होंने प्राइम किया है टू टेक ऑन द बलूचीज। तो ये पूरा गेम चलेगा। द एरिया हैज बिकम वेरी अनस्टेबल। और जहां तक ये आसिम मुनीर का सवाल है, पहले भी कई कूच हुए हैं ये, लेकिन पहले इस तरीके से पाकिस्तान के इतिहास में इस तरह का पावर गेम ने मिलिट्री ने नहीं खेला है कभी। बाजवा ने बरेलवियों को लेके तहरीक लबैक के सहारे इसको लाया इमरान खान को टू टीच अ लेसन टू द शरीफ ब्रदर्स, नवाज शरीफ को, पीएमएलएन को। उसके बाद से इसने इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने बाजवा को बोला कि इसको हटाओ, ये जो अपना आसिफ मुनीर है ये बहुत ये है, अंदर का भेदिया है ये दूसरे पावर से मिला हुआ है और खास करके अमेरिकन से। उसके बाद से जब ये हुआ तो फिर ही ये डीजीआईएसआई था उस समय तो उसने हटवाया। ही हैड ओनली अ टेन्योर ऑफ 9 मंथ्स। उसके बाद से ये फिर इसने लंदन में डील की आसिफ मुनीर ने जाके शरीफ ब्रदर्स से। फिर इसने मालूम है आपको इलेक्शन रिग करवाया, फिर इनको इन सरकार बनवाया। तो इस पूरे उसमें क्या हुआ है कि सी हाउ व्हाट हैपेंस कि अब ठीक है, आर्मी कॉल्स द शॉट्स, आर्मी कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान। लेकिन आप इतने बड़े वॉलेटाइल पश्तून पॉपुलेशन को आप एंटेगनाइज नहीं कर सकते हो। इसका असर तो होगा। पहले ही से तहरीक तालिबान आपके खिलाफ है। तो क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब ये करते मतलब ये ट्रिक्स खेलते खेलते ये सारे इनके ट्रिक्स जो है अब वो खत्म होने के कगार पे हैं। तो ये है एक ये सिचुएशन। एक पाकिस्तान एक एक नए मोड़ पे है, टूटने के मोड़ पे है। हिंदुस्तान ने अपना बिल्कुल जो अपना जो काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन है वो बिल्कुल ऑफेंसिव कर दिया है। ऑफेंसिव यहां तक किया है कि उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि पूरा पाकिस्तान हमारे टारगेट पे। तो इन सब के सूरत के इसमें मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजना बहुत जरूरी था। और आपको मालूम है, चाहे आप पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ भी कह दें, बट दे आर वेरी गुड एट आर्गुमेंट्स। तो वो अपना काम करके आएंगे। लेकिन दिस इज ये कोई ये पॉलिटिकल वो नहीं था। ये इसको मैं क्या कहूँ, इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल कार्ड बाय or to placate the political constituency in India. No, madam. It is a strategic outreach by India to the world, ये बताने के लिए कि जो किया वो हमने क्यों किया, और आगे जब करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्यों किया। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी स्टार्टिंग में। शरीफ भाई आसिम मुनीर की गिरफ्त में है। कि कितनी गिरफ्त में है? क्या आर्मी अभी भी वही हालत है जो पहले रही है? क्या आर्मी टेक्स ओवर द एंटायर थिंग? दोनों नहीं, भाई गिरफ्त में और दोनों 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 ये आसिम मुनीर लंदन गया था। सिंस यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। ये इसको निकलवाया इमरान खान ने डीजीआईएसआई से। उसके बाद ये ही वेंट एज 30th कोर का ये कोर कमांडर बना, 30 कोर का, गुजरावाला में। उसके बाद से ये मास्टर जनरल ऑर्डिनेंस बना। और जब ये वहां पे था, जब वहां पे था ये, तो ये नवंबर
2022 में ये रिटायर होने वाला था। तो इसने पहले ही लिखा कि भैया मैं अब प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, पहले ही मैं जाना चाहता हूँ। तो वो इसका जो एप्लीकेशन था दैट वाज रिजेक्टेड, और उसके बाद से 3 दिन पहले, और फ्रॉम हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ही वाज टोल्ड दैट आपको चीफ बना दिया गया। तो चीफ बना दिया, तो ये सब एक डील के तहत 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 हुआ था। क्या उसके थी बाद वो? वो डील था कि आपको हम चीफ बना देंगे, आप हमको पावर में ले आना है, इलेक्शन रिग कर देना। लेके तो 23 में होना था इलेक्शन, नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने इसको रिटायर होना था 25 में। अब कोई कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि इलेक्शन कब होगा। तो इसको फिर ये एक वो हो गया कि अब जो चीफ होगा वो 3 साल का नहीं, वो 5 साल का होगा उसका टेन्योर। तो ऑब्वियसली फिर एयरफोर्स और उसमें भी इनको करना था। तो जब हुआ तो ये 2025 में तो ऐसे ही उसका मतलब ही वाज टू बी चीफ ये। अब तो इसने इनको बिठा दिया कुर्सी में। भाई कितने 330 मेंबर असेंबली है ना, वहाँ ये मेंबर पार्लियामेंट है, जिसमें मेजोरिटी के लिए 169 चाहिए। ही आउटलॉड तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। जैसे यूनिस कर रहा है ना, अवामी लीग को किया, तो इन लोगों ने उसको आउटलॉ कर दिया, उसने इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए। अब 127 लोग इसके जीत रहे थे एज इंडिपेंडेंस, मैनिपुलेट किया लास्ट मोमेंट में, फेल डाउन टू 93 और समथिंग। और फिर ये फिर भी उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, ये दोनों मिलके उन्होंने सरकार बनाई वहां पे। तो सरकार तो इसी ने बनाई ना, आसिम मुनीर ने। तो ये तो जो अपने आप को वो दे दे, फील्ड मार्शल कुछ भी बना दे ये, इसको कोई। लेकिन आप समझो कि जब आप इस तरह की आर्बिट्री चीजें करते हो, तो उसका एक जो उसका जो स्पिन ऑफ होता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी अगली। यूनिस यूनिस को यूनिस को कॉम्प्रोमाइज होते कितना देर लगा। आया तो बड़े फैन फेयर के साथ आया, या हटा दिया, ये कर दूंगा, मैं रिफॉर्म्स ला दूंगा ये। बट होता क्या है कि जब ऐसी कोई डेवलपमेंट्स होती है तो वो एक अलग ही डायनेमिक्स जनरेट करता है, एंड वी हैव टू वेट एंड सी दिस डायनेमिक्स। एंड आज आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं कि ये जो डायनेमिक्स अब जो जनरेट होने वाले हैं, एक तो जो इंटरनल सिचुएशन है, दूसरा जो फौज और पॉलिटिशियंस को हुआ है वो लेके, और तीसरा जो हमने सबसे बड़ी बात है जो ठोका है, ये तीनों मिलके, ये आप देखिए ये पाकिस्तान को मतलब ये टुकड़े टुकड़े कर देगा ये। काफी इंटरेस्टिंग, और बहुत तेजी से सिचुएशंस चेंज हो रही है। अभी आज ही मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में पिटाई हुई है इन लोगों की फिर से। एक बात बताऊं मैडम कि नो इंसर्जेंसी कैन बी सक्सेसफुल विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। इस्लामिक स्टेट ये क्या था, ये इसके क्रिएशन थे ना, बराक ओबामा के, उसने बनाया था आईसिस को। व्हाट वाज दैट, अल कायदा इन इराक, वो आईसिस बन गया। उसका ये था कि यहां पर रिजीम चेंज करवाना उसके थ्रू सीरिया में। तो वही है इसका इनके लिए तो ये जितने ये है, ये जितने ग्रुप्स हैं, अब अफगानिस्तान में 8-9 ग्रुप्स हैं। एक हकानी ग्रुप है, वो कहता है हमको जो पैसा देगा हम उसी के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, सब उसको लिवरेज करेंगे सब। ये तो ये जितने जिहादी ग्रुप्स हैं वो उनको इसी तरह से, जो बाहर की पावर्स है वो उसको इसी तरह से लिवरेज करती। पहले हम नहीं करते थे, शायद अब हम करने लगे होंगे, मुझे नहीं मालूम, है ना। सर, आपको क्या लगता है आगे आने वाले 3-4 महीने में की सिचुएशन क्या होने वाली है पाकिस्तान की? एक तरफ चाइना और यूएस, उन दोनों का है, हमारे अपने कंसर्न्स हैं,
उधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बेचारे आसिम मुनीर की गिरफ्त में है, बलूच वाले अपना गेम खेल रहे हैं, सिंध में भी अब पानी को लेकर परेशानियां हो गई हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा प्रोटेस्ट वॉर टाइप सिचुएशन वहां। Asim Munir has a very limited time, हम्म or he will run away from the country, हम्म and कोई मसीहा ही आके अब पाकिस्तान को बचा सकता है. बट मेरा अपना ये है कि his time is very limited now. So then what will happen to Pakistan? He will तो run away. बट यहाँ पे अब जिस तरीके से यूएस ने मूव इन किया है और चाइना भी अपनी चालें चल रहा है, हम तो मैंने बस बोला हम नहीं, आप बस एक चीज लेके चलिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बन सकता है. विल ये यूएस आप हैव, जान लें. क्योंकि यूएस क्या? बहुत ट्राई कर रहा है, यूएस बहुत ट्राई कर रहा है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री के लिए, रेयर अर्थ अगेन। हाँ, तो वो करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे वो. वहां किसी को बिठा देंगे, वो रेयर अर्थ निकालेगा, इनको देगा. जेलेंस्की को बोला ना कि तुम दो रेयर अर्थ, बाकी सब देख लेंगे. चलो बाकी ठीक है. कहा नहीं तो लड़ते रहो, मरते रहो. राइट, बिजनेस, धंधा, इन शॉर्ट। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना मैम कि ये पूरा स्टेबल हो गया, शांति है. हाँ बिल्कुल, वहां पे बलूचिस्तान में लोग बहुत खुश हैं. चाइना पाकिस्तान, चाइनीज आ गए. हाँ, ग्वादर में आके बैठ गए, इनके माइंस पकड़ लिए. हाँ, कुछ पैसे इनको दे दिए, कुछ स्कूल्स खोल दिए, कुछ रोड बना दिए, कुछ ये. अरे भाई, हाउ कैन यू. पहले पाकिस्तानीज ने इनको कॉलोनाइज किया, अब चाइनीज से उसको कॉलोनाइज करवा रहे हैं. वो कहते हैं हमको नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हमको मालूम है इसके क्या करोगे तुम. सब आके पंजाबी वहां बैठ जाएंगे. दे नो इट वेरी वेल. राइट, और कोई भी मूवमेंट जहां पे एजुकेटेड women have decided to, at least 3-4 of them decided to be suicide bombers, that means it has acquired a new level of insurgency and a new level of nationalism. ये याद रखिएगा. यस, एग्री। बलोच वुमेन जिस तरीके से वो निकल कर आ रही हैं और एजुकेटेड एमबीबीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स, मतलब दिल दहलता है ऐसे थॉट से कि हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां अगर सुसाइड बॉम्बर्स बनकर आ रही हैं तो मतलब वो एक हद पार कर चुका है। वो नशा है, जुनून है, ऑब्सेशन है, आप जो भी बोल लीजिए, जब तक वो पा नहीं लेंगे या वो डू और डाई वाली सिचुएशन में जा चुकी है, महिलाएं जा चुकी हैं, तो समझ सकते हैं कि वो किस थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है और किस हद तक इन्होंने जुल्म ढाए होंगे। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, आरएसएन सर से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू Thank सर।